नमस्कार साथियों, हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा हमारा प्रोनाउन का। पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसमें प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ से बात होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन से। प्रोनाउन आखिर है क्या? तो इसका सीधा सा जवाब नॉर्मली हमें पता होता है, परिभाषा चीज़ों की, सरनाम की परिभाषा। कुछ चीज़ें यहाँ से जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं और हमें परेशान करती हैं, हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं इसी समय पे। डेफिनेशन में आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोनाउन की डेफिनेशन प्रो प्लस नाउन से मिलकर के ये वर्ड बना होता है प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की स्थान पे प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कि मान लो आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों हैं? क्या कारण है कि हम किसी भी नाउन की जगह पे प्रोनाउन प्रयोग करते हैं? क्या नाउन से हमारा काम नहीं चलता है? तो इसके जवाब में सबसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसे हम कहते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स beside माई हाउस। अब आगे हम कह दें राम इज अ लेबोरियस पर्सन। यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज माई फ्रेंड, दूसरा लिखा हुआ राम लिव्स बिसाइड माई हाउस। बिसाइड मतलब बगल में, राम मेरे घर के बगल में रहता है, और राम इज अ लेबोरियस पर्सन। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि पहला वर्ड राम ये 3 बार रिपीट हुआ है। राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स बिसाइड माई होम या हाउस, राम इज अ लेबोरियस पर्सन। ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में जब बार बार रिपीट होता है तो हमें लगता है अटपटा सा लगता है। असल में यही चीज होती है कि हम फिर आगे राम को रिप्लेस कर देते हैं, ही लगा देते हैं। अगर हम यही सेंटेंस फिर से पढ़े, राम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स बिसाइड माई हाउस, ही इज अ लेबोरियस पर्सन, हमें ये सही लगता है पढ़ने में। तो हमेशा याद रखिएगा, हम यही डेफिनेशन यहीं से निकाल लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड in place of noun to avoid the repetition की स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। रिपीट वर्ड से भले बना होता है लेकिन इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है। to avoid the repetition of noun, REPETITION, the repetition of noun are called pronoun। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, the words that are used in place of noun to avoid the repetition of noun, किसी भी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। मान लो कि इसके आगे से आपसे एक क्वेश्चन हो जाए कि क्या कारण होता है कि हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने की कोशिश करते हैं? तो इसका जवाब यही है कि किसी भी सेंटेंस में जब नाउन कई बार रिपीट होती है तो असल में नाउन की जो फ्लुएंसी होती है, असल में जो सेंटेंस की फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी खत्म हो जाती है। तो इसी फ्लुएंसी को मेंटेन रखने के लिए, रिटेन करने के लिए हम नाउन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नाउन की जगह किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? किसी भी नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करेंगे। फिर मान लो क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों हम नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं? ताकि सेंटेंस की फ्लुएंसी हम रिटेन कर सकें, ताकि सेंटेंस की फ्लुएंसी बरकरार रहे। इसीलिए हम नाउन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो याद रखना, द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन विल बी द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। और व्हाई these words are used, या why a pronoun is used in place of noun? To avoid the repetition of noun
हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि सेंटेंस की फ्लुएंसी मेंटेन रहे। क्योंकि लैंग्वेज की क्वालिटी होती है कि सेंटेंस जो होने चाहिए वो हमेशा फ्लुएंट होने चाहिए, बोलने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक चीज ये हो गई। हम आगे बात कर लेते हैं। फिर ये बात थी डेफिनेशन की। प्रोनाउन में क्या हो जाएंगे? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, योर, योर्स, अवर्स, माइन, मी, जितने भी वर्ड्स होंगे प्रोनाउन के होंगे। अगला क्वेश्चन होता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार पे बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग बुक्स इसके बारे में अलग अलग चीजें लिखती हैं। कहीं पे आपको 7 प्रोनाउन मिलेंगे, कहीं पे आपको 8 प्रोनाउन मिलेंगे। कुछ बुक्स 9 लिखने की कोशिश का प्रयास करती हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग संख्या मिलेगी। संख्या पे हमें नहीं जाना, हमारा क्वेश्चन रेयरली है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन हो जाए कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल अगर प्रोनाउन के प्रकार पे क्वेश्चन हुआ है तो एक चीज याद रखना कि टोटल प्रोनाउन के प्रकार हमारे कितने होते हैं? टोटल 11 प्रकार होते हैं हमारे प्रोनाउन के। लेकिन चूंकि सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए सबको डिस्कस करने की जरूरत वहां पे नहीं होती है। हम लोग सिर्फ उन प्रोनाउन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, सॉरी उन प्रकार की बात कर लेते हैं हम। तो प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो हमारा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले को हम नाम देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। शायद इनकी यहाँ की क्लियर नहीं है, मैं दोबारा से इसको डार्क करके लिख देता हूँ दोबारा से सारे, क्योंकि इंक हल्की है थोड़ा सा। सबसे पहला होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठवां होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, seventh will be relative pronoun, and eighth will be इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा कि संख्याएं आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, मान लिया कि मैंने कहा था रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन होता है कि प्रोनाउन टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना प्रोनाउन हमारे टोटल कितने प्रकार के होंगे? 11 प्रकार के होंगे। सब पे डिस्कशन होगा, सब पे विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे हम सबको, ठीक है। अंत तक लेक्चर में बने रहे हमारे साथ में, बहुत कुछ आपको यहाँ से नया जानने को मिलेगा। सबसे पहले हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें इसको, जैसे भी आपको बन पड़े। ये हमारे वो प्रोनाउन होंगे जिनके बारे में हम यहाँ पे टोटल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन पे हम लोग बात कर लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी पर्सन के नेम के स्थान पर किया जाता है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन के
नेम के या नाम के स्थान पर किया जाए। याद रखना, तो अगर आपसे क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, आवर आंसर विल बी द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ a person's name, in place of the name of person are called personal pronoun। सबसे पहला अगर इस पार्टिकुलर का क्वेश्चन बनता है तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनाउन का। अगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में बात करेंगे तो ये भी हमारा रूल इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 केस होते हैं। तो पर्सन, असल में पर्सन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम कह दें फर्स्ट पर्सन, दूसरे होते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे होते हैं थर्ड पर्सन। पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है इसमें स्पीकर आते हैं, किसी बात को कहने वाला हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, लैंग्वेज डजंट मैटर, दोनों में यही चीज होती है। तो याद रखना, जो स्पीकर होता है, जो कहने वाला होता है, जो वक्ता होता है, वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। इसमें 2 प्रोनाउन आते हैं बेसिकली, आई, वी, और इनके जो भी केसेस होंगे वो हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा सेकंड पर्सन, जो भी लिसनर होगा या जो भी ऑडियंस होगी वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा, या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जो श्रोता होते हैं हमारे वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसमें यू और उसके केसेस आते हैं। थर्ड पर्सन, जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आई, वी को छोड़ करके जितने प्रोनाउन हमारे बचेंगे वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। इसमें कौन कौन सा होगा? ही, शी, इट और दे। ठीक है, या इनके जो भी केसेस होंगे वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा कि अगर कहीं पर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाएं तो हम उनके अरेंजमेंट का कौन सा सीक्वेंस अपनाएंगे, या उनको हम अरेंज करने के लिए उनको किस क्रम में रखेंगे। तो याद रखना, अगर तीनों पर्सन कहीं पे एक साथ आ जाएं तो हम उनको किस क्रम में लिखते हैं? 2 3 1 के क्रम में लिखते हैं। 2 3 1 के क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन मतलब यू है तो यू लिखेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन लिखेंगे और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा पर्सन लिखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन हमारा आता है। तो याद रखना, मान लो एग्जांपल के तौर पे इसको आप नोट कर ले। एग्जांपल के तौर पे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहां से हम सेंटेंस कह दें कि आई, या वी कह दें, वी, यू एंड ही वर गोइंग टू लखनऊ। सेंटेंस लिखा हुआ है वी, यू एंड ही वर गोइंग टू लखनऊ। अगर एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं नॉर्मली तो हम उन्हें सामान्य तौर पे प्लूरल ही मानते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पे हम इनको सिंगुलर मानते हैं, वो जब सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट की बात होगी तो हम वहां पे बात करेंगे। वी, यू एंड ही, तीनों पर्सन एक साथ आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आएंगे तो उन्हें किस क्रम में लिखा जाएगा? 2 3 1 के क्रम में। सबसे पहले कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बोले तो यू, फिर थर्ड पर्सन मतलब ही, और सबसे लास्ट में कौन सा पर्सन आएगा? हमारा वी। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू, ही एंड वी वर गोइंग टू लखनऊ। तो याद रखने वाली चीज ये होती है। हाँ, कभी कभी एक कंफ्यूजन ये होती है कि तीनों पर्सन ना दे करके वो 2 पर्सन दे करके बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वहां पे उस केस में हमें याद रखना है कि जो भी पर्सन यहाँ से गायब होगा हम उसको उसी सीक्वेंस में गायब कर देंगे। मान लो कि सेकंड पर्सन नहीं है, हमारे पास थर्ड और फर्स्ट पर्सन है, तो उस केस में सबसे पहले हम थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। मान लो कि वहां से थर्ड पर्सन गायब है तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। और मान लो फर्स्ट पर्सन गायब है तो हम पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं कि मान लो कहीं पे सेंटेंस लिख दिया जाए
they and you have submitted the fee। तुमने और उसने फीस सबमिट कर दी है। तो यहाँ पे सिर्फ दो पर्सन है, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन। मैंने कहा कि जो पर्सन सीक्वेंस यही चलेगा, जो पर्सन गायब होगा उसी सीक्वेंस में हम उसको गायब कर देंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फर्स्ट पर्सन को हम हटा देंगे। हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। तो सेकंड पर्सन हमारा क्या होगा, यू, और थर्ड पर्सन हमारा क्या होगा, दे। सही सेंटेंस बनेगा यू एंड दे हैव सबमिटेड द फी। तो ये रूल इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से याद रखना। अगर तीनों पर्सन एक साथ कहीं पे आ गए हैं तो हम उनको किस क्रम में लिखेंगे, 2, 3, 1 के क्रम में लिखेंगे। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं आपको। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नेम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकंड पर्सन, और तीसरा होगा हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर आते हैं, सेकंड पर्सन में ऑडियंस या लिसनर आते हैं, और थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन मेनली याद रखेंगे, आई और वी, और इनके केसेस, मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन केस माइन, वी का अवर्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यू। सेकंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन केस योर्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पे थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। हमें पता है कि ही का प्रयोग हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, शी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के लिए करते हैं, और इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए, मतलब निर्जीव चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, और अगर प्लूरल में यूज करना है तो दे का प्रयोग हम तीनों के लिए करते हैं। अगर प्लूरल में हमारे प्रोनाउन बन रहे हैं तो ही के प्लूरल के केस के लिए भी दे का प्रयोग करते हैं, शी के प्लूरल के लिए भी हम दे का प्रयोग करते हैं, और इट के प्लूरल के लिए भी हम दे का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब हम दूसरे प्रोनाउन पे बात करेंगे। दूसरा प्रोनाउन हमारा होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंपॉर्टेंट रूल यहां से भी बनता है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। ग्रामर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बेसिक यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, आप वो पकड़ें। बहुत बड़ी चीज़ों के पीछे भागने में गलतियां होती हैं। दूसरा हमारा सेकंड नंबर का प्रोनाउन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक, 2 or more than 2, जो दो या दो से अधिक चीजों में एक वन आर मोर देन वन। तो याद रखेंगे दो या दो से अधिक चीजों में, ऐसे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक चीजों में एक, प्रत्येक या एक से अधिक चीजों के सिलेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना, सिलेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चीजें दो हैं या दो से अधिक हैं, उनमें एक या प्रत्येक के सिलेक्शन के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम इसको हिंदी में लिख दें तो एक या प्रत्येक, दो या दो से अधिक चीजों में एक या प्रत्येक के सिलेक्शन के लिए, या किसी भी नहीं का जो अर्थ निकलता है उसके सिलेक्शन के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड होता है ईच, दूसरा वर्ड होता है ईदर, तीसरा वर्ड होता है नीदर, अगला वर्ड होता है नन। पहले एनी लिख लेते हैं। अगला वर्ड होता है एनी, और लास्ट का वर्ड होता है नन।
इन सारे वर्ड्स में जो हमारा अंतर होता है बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, इसलिए बहुत ध्यान देकर के ये चीजें समझनी होती हैं। एक बार ये चीज आ गई समझ में तो फिर हमारी गलतियां नहीं होती हैं। ईच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? याद रखना, चीजों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो, दो भी हो सकती है। हाँ, एक चीज यहां से हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन कभी भी एक चीज में नहीं होगा। एक चीज का मतलब हम कहते हैं कि हम आपके सामने एक मार्कर रखें, आपसे कहते हैं कि इसमें से आप कौन सा लेंगे, तो याद रखना कि इसमें से आपके पास सिलेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें से आप कौन सा लेंगे, तो आप सिलेक्शन की स्थिति में या चयन करने की स्थिति में हैं। तो इस चीज को याद रखना कि सिलेक्शन कभी भी एक चीज में नहीं होगा। मतलब इन वर्ड्स के बाद जो नाउन प्रयोग की जाएगी कभी भी सिंगुलर नहीं होगी, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए मैंने बताया कि चीजों का मिनिमम दो या दो से अधिक होना आवश्यक ही है। मिनिमम दो होंगी, दो से अधिक भी हो सकती हैं। तो याद रखना, ईच का प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में। दूसरा हमारा वर्ड होता है ईदर। दो में से एक के सिलेक्शन के लिए, दो अगर चीजें दो हैं, मान लो कि मार्कर मेरे पास दो हैं, मैंने आपसे पूछा कि इनमें से आपको कौन सा चाहिए, और आप एक का सिलेक्शन करते हैं, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे ईदर का। ठीक है। दूसरा हमारा दूसरा होता है नीदर। इसका जस्ट निगेटिव होता है, इसका अल्टरनेट होता है, जिसका अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। मान लो कि मार्कर हमारे पास दो हैं, मैंने आपको दोनों दिखाए, आपने कहा हम दोनों में से कोई नहीं लेंगे। सपोज करिए कि आप शादी करने जाते हैं, ठीक है, और आपके सामने दो लड़कियां लाई जाती हैं, और दो लड़कियों में से फिर आपको, अब दोनों के साथ तो कर नहीं सकते हैं, अब पुराने समय में नहीं है, तो याद रखना आप एक का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपकी निगाह सिर्फ एक पे है तो आप ईदर की कंडीशन में हैं। अगर आपको दोनों पसंद नहीं आती हैं तो आप नीदर की कंडीशन में हैं। ठीक है। तो लेकिन ये शर्त तब लागू होगी जब दो होंगी। ठीक है। अगला वर्ड होता है एनी का प्रयोग हम करते हैं दो से अधिक में से एक के लिए, दो से अधिक में से एक के लिए। मान लो इस बार जो लड़कियां लाई गई वो दो से ज्यादा हो गई, दो ना ला करके आपके सामने तीन लड़कियां रख दी गई, और तीन में से फिर वही मजबूरी बनी आपकी कि सिलेक्शन तो आपको एक ही का करना है, निगाह तो आपकी तीनों पे हो सकती है। ठीक है। लेकिन लाना आपको घर एक ही है, क्योंकि पिताजी भी आपके पैर में पहनने वाला हाथ में लिए खड़े हैं। ठीक है। तो याद रखना एनी। तो दो से अधिक में से एक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। और मान लो तीनों लाई गई, तीन लाई गई, और तीनों ने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था, आपने तीनों का मुंह धुलवा दिया, फिर आप ऐसे ही लौट आए, आप एक भी लेके नहीं आए, तो याद रखना दो से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में, दो से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में आप किसका प्रयोग करेंगे? नन का प्रयोग करेंगे। मैं पांचों वर्ड दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ईच, मान लो मैंने आपको मार्कर दिखाए दो, आपने कहा दोनों लेंगे, तीन दिखाया, आपने कहा सब ठीक है, आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं। ईच में कोई बाउंडेशन नहीं, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अगला वर्ड हमारा कौन सा आएगा? अगला वर्ड होगा हमारा ईदर का। मैंने कहा आप लड़की देखने गए और आपके सामने दो लड़कियां लाई गई, और आपने उसमें से सिलेक्शन कितने का किया? सिर्फ और सिर्फ एक का सिलेक्शन किया। ठीक है, वो आपकी ईदर की कंडीशन है। अगली होती है नीदर का मतलब हुआ कि जब आपके सामने लाई गई और आपको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आई, आपने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे आपकी कंडीशन लागू होगी किसकी? नीदर की। ठीक है। अब अगली बार फिर गए आप दूसरी जगह देखने, वहां पे आपके सामने तीन लड़कियां लाई गई, एनी। दो से अधिक में से तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, पांच भी हो सकती, छह भी, एंड सो ऑन, जहां तक भी हो सकता है वो हो सकती है, मतलब दो से अधिक हो सकती है। तो अगर आपने उनमें से सबको रिजेक्ट कर दिया तो नन की कंडीशन है, और उनमें से आपने एक का सिलेक्शन किया, दो से अधिक में से एक का सिलेक्शन किया, तो वो एनी की कंडीशन है। अब आपसे सवाल उठता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। हाँ, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना कि कभी भी सिलेक्शन एक चीज में नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट दो की है या दो से
अधिक की। और इंग्लिश का एक रूल है कि अगर कोई चीज़ एक है तब तो वो सिंगुलर है, और एक से अधिक है तो वो हमेशा प्लूरल मानी जाएगी। अगर दो या दो से अधिक चीज़ें हैं तो हमेशा प्लूरल मानी जाएंगी। तो याद रखना कि इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद जो नाउन आएगी, इन वर्ड्स के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा और हमेशा किसकी आएगी, वो प्लूरल की नाउन आएगी। मैंने कहा ना, आप सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन कभी भी एक चीज़ में नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि आप कौन सा मार्क कर लेंगे, फिर वही बात होगी ना कि हमारे साथ तो आप मजाक कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि अब आप कौन सा मार्क कर लेंगे, तो फिर आपके पास में चॉइस है, फिर आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन, एनी ऑफ द टू रोड्स RO roads leads to my village. Any of the two roads, दो सड़कों में से एक सड़क जो है वो मेरे गांव को जाती है। अब आप एनी का देखिएगा, एनी का प्रयोग करते हैं हम दो से अधिक में से एक के लिए, और सड़कें हमारी कितनी हैं, दो। अगर सड़कें दो हैं, और मैंने बताया आपसे कि उस केस में आप किसका यूज करेंगे, ईदर का यूज करेंगे। दो में से एक के सिलेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, आप प्रयोग करेंगे ईदर का। मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीटली गलत है, और कब तक गलत है, हम एनी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और सही वर्ड हम क्या यूज करेंगे, ईदर ऑफ द टू रोड्स। क्योंकि सड़कें कितनी हैं, सड़कें अगर दो हैं तो हम दो में से एक के सिलेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईदर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा घुमा दें और हम यहाँ पे कह दें कि ईदर ऑफ द 5 रोड्स या 4 रोड्स, चार सड़कों में से एक सड़क मेरे गांव को जाती है। ठीक है, तो वहां पे फिर वही दिक्कत आ गई। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, मैंने कहा था कि दो चीजें होंगी और दो में से आप एक का सिलेक्शन करते हैं तब तो आप ईदर का यूज करेंगे, और दो से अधिक चीजें हो गई, फिर आप अगर एक का सिलेक्शन करते हैं तो फिर आप ईदर की जगह किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। फिर हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा, एनी ऑफ द 4 रोड्स या एनी ऑफ द 5 रोड्स लीड्स टू माय विलेज। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। Neither of the 3 girls, मैंने कहा था कि इनके बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल की होगी, लेकिन सिलेक्शन आप एक या किसी का भी नहीं करते हैं, इसलिए जो आगे की हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर की आती है। Neither of the 3 girls has applied makeup on her face। फिर ये भी मजाकी है, कुल मिलाकर के सेंटेंस तो एक तरह से अपने आप में खुद ही मजाक है। सेंटेंस लिखा हुआ है कि neither of the 3 girls has applied makeup on her face। तीन में से किसी भी लड़की ने अपने चेहरे पर मेकअप नहीं किया है, और मेकअप नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। नीदर ऑफ द 3 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी, 3। मैंने बताया आपसे कि नीदर का प्रयोग कहां पे करेंगे, जब दो में से कोई नहीं का आप सिलेक्शन करते हैं, दो में से कोई नहीं का अर्थ कहीं पे निकलता है। हाँ, अगर चीजों की संख्या दो से अधिक हो गई है, दो से अधिक हो गई है तो नीदर को हम रिप्लेस कर देंगे, नीदर को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चा, हम नन से रिप्लेस कर देंगे। तो सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, नन ऑफ द 3 गर्ल्स, नन ऑफ द 3 गर्ल्स हैज अप्लाइड मेकअप ऑन हर फेस। मेकअप करना महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगर मान लो कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज कर दें और यहाँ पे हम लिख दें कि नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स हैज अप्लाइड मेकअप ऑन हर फेस, तो इस केस में हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जब जहां पे पर्टिकुलरली दे दिया जाएगा कि दो, पर्टिकुलरली दे दिया जाएगा तो दो, तो पॉजिटिव सेंस में या सकारात्मक अर्थ में हम ईदर का यूज करेंगे, और निगेटिव सेंस में हम किसका यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक सेंटेंस हम लोग यहाँ से और देख लेते हैं।
ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज नॉट सबमिटेड his assignment. Either of the 5 students has submitted his assignment. 5 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। ठीक है, तो याद रखना मैंने कहा था कि ईदर का प्रयोग आप करेंगे 2 में से 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या 2 से अधिक है, मतलब 5 है, मतलब 2 से अधिक है। तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, हम ईदर को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे यूज किसका करेंगे, एनी का। हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा, एनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। ठीक है, अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन होता है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, यहाँ से एक चीज विशेष तौर पे याद रखना कि मान लो कभी कभी होता है कि संख्या आपको नहीं दी जाती है, जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए कि एनी ऑफ द गर्ल्स was missing from class yesterday. कल बीते हुए कल में लड़कियों में से एक क्लास से गायब थी। तो याद रखना कि इस केस में जहां पे आपको संख्या ना दी जाए, ये ना बताया जाए कि 2 हैं या 2 से अधिक हैं, उस केस में सेंटेंस को सही मानते हैं, चाहे वहां पे एनी का यूज किया गया हो, चाहे वहां पे ईदर का यूज किया गया। यहाँ पे ईदर भी सही है और यहाँ पे एनी भी सही है, क्योंकि हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 2 है या 2 से ज्यादा है, सिर्फ ये प्लूरल में दिया गया है। तो ऐसे केसेस में याद रखना जहां पे सिर्फ नाउन को प्लूरल दे दिया गया हो, ये ना बताया गया हो 2 हैं या कि 2 से ज्यादा है, ऐसे केसेस में हम सेंटेंस को सही मान के चलेंगे। हम नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सीधा सा मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम किसी दूसरी नाउन को, दूसरी चीज को या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। the words that are used या the pronoun that are used to indicate any person, place or thing, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कुछ बेसिक प्रोनाउन देख लेते हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस और दैट में क्या अंतर होता है, कोई क्वेश्चन यहाँ से शायद ही पूछा जाता हो, जानकारी के लिए होता है। कभी कभी सुपरटेट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि सेंटेंस आपसे लिख करके भेज दे देंगे, दिस इज माई बैग, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, एडजेक्टिव में है, नाउन में है, प्रोनाउन में है या एडवर्ब में है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है। दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोस। दिस का प्रयोग हम करते हैं पास की चीजों के लिए और दैट का प्रयोग करते हैं हम दूर की चीजों के लिए। हालांकि मैं ये बता दूं कि दूरी का कोई मानक नहीं कि कोई चीज 100 मीटर पे है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, 200 मीटर पे है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जो भी हम कंपैरेटिव टर्म में, जैसे कोई चीज आपके थोड़ा सा करीब में रखी है और उससे कोई चीज थोड़ा सा पीछे रखी है, तो जो चीज पास में रखी है उसके लिए, मान लो बैग रखा हुआ है तो आप जो पास में है उसके लिए कहेंगे दिस इज माई बैग, और जो दूर रखा हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे, दैट इज योर बैग। ठीक है, तो पास की चीजों के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे और दूर की चीजों के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्लूरल क्या बनेगा, दोस बनेगा, और दैट का प्लूरल क्या बनेगा, दिस का प्लूरल दीस बनेगा और दैट का प्लूरल दोस बनेगा। इसी में 2 वर्ड्स और आ जाते हैं, एक वर्ड होता है सच, सच मतलब ऐसा, और एक वर्ड हो जाता है द सेम, सच द सेम मतलब ठीक वैसा ही। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, हम फिलहाल के लिए यहीं पे रोक देते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने आगे के प्रोनाउन डिस्कस करेंगे
और याद रखना जो रूल्स यहाँ से बताए जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ये वो रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।